हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। लास्ट वीडियो में हमने जो मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जो कुछ शासक आए, कुछ नए वंश का उदय हुआ, कुछ नई संस्कृति आई, कुछ थोड़ी कला और विकास, कला का विकास हुआ, नई संस्कृति का उदय हुआ और नए से नए जो ज्योतिषी विज्ञान और सिक्कों का सांचों का ढलना, ये सारी चीज़ें यूनानियों की देन है। यूनानियों ने जो नए नए बदलाव किए उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे भारत की जो संस्कृति थी वो किस प्रकार आगे बढ़ी, कैसे व्यापार होना शुरू हुआ और जो व्यापार के सबसे पहले जो रास्ते खोजे गए वो किसने खोजे और क्यों खोजे, कैसे व्यापार होता था, जो किन के मुख्यतः जो वस्तुएं व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी, कौन सी मुख्यतः वस्तुएं थीं, तो ये जानते हैं आज इस वीडियो में। जब यवन का आक्रमण हुआ और यूनानी यहाँ पर आ गए तो उनकी जो मुख्यतः देन रही, सबसे पहले जो सांचों का प्रयोग हुआ वो यूनानियों की देन है। उसके बाद जो सिक्कों पर आकृति छपती थी, जो किसी देवता या किसी पशु की आकृति भी हो सकती थी, वो सारी चीज़ें वो सब यूनानियों ने शुरू की, देवता की आकृति छापना सिक्कों की ओर। और दूसरी ओर जो लिपि होती थी, इनकी मुख्यतः ब्राह्मी लिपि या प्राकृतिक लिपि होती थी, उसके बाद या फिर खरोष्ठी लिपि, ये तीन लिपियों में ये सिक्के छपते थे, जिनके एक और लिपि और दूसरी ओर किसी देवी शक्ति या किसी पशु का चित्र अंकित होता था, जो मुख्यतः सांचों में ढाले जाते थे। उनके बाद जो संवत का प्रयोग होता है, कैलेंडर में एक आता होगा शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत। जो शक संवत शुरू होता है वो कनिष्क ने चलाया था लगभग 78 ईसा पूर्व। तो शक संवत का जो देन है वो भी यूनानियों की देन है। और कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर, उसके बाद जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सप्ताह को 7 दिनों में यूनानियों ने बांटा, और 12 राशियाँ, ये सब यूनानियों की देन है। यूनानियों ने सबसे पहले सिक्कों को सांचों में ढालना शुरू किया। उसके बाद जो सांचे बनाए उन्होंने, उसमें जो है देवताओं की आकृति या खरोष्ठी लिपि और राजाओं का नाम भी अंकित होता था। उसके बाद इन्होंने शक संवत, एक समय को मापने के लिए संवत चालू किया और एक वार्षिक कैलेंडर निकाला। उसके बाद जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, वो भी सब यूनानियों की देन है। यूनानियों ने सर्वप्रथम सप्ताह को 7 दिनों में बांटा और 12 राशियों में विभाजित किया। उसके बाद बात करते हैं जो ज्योतिष का विकास हुआ, वो सबसे ज़्यादा यूनानी की देन है। ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र, ये सब यूनानियों की देन है। इस समय मुख्यतः गार्गिक संहिता, चरक और सुश्रुत का भी उल्लेख मिलता है। गार्गिक संहिता में जो है जो यवनों ने जो व्यापार शुरू किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। आयुर्वेद के बारे में चरक और सुश्रुत, चरक ने जो काया चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है वो यूनानियों के सातवाहन वंश के टाइम के और हिंद यवन आक्रमण के टाइम की मिलती है। उसके बाद जो सुश्रुत, जो सर्जरी के प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने सर्जरी की रचना की थी, वो भी जानकारी इसी समय की मिलती है। उसके बाद जो योग गुरु पतंजलि हैं, योग गुरु पतंजलि है, उन्होंने पुष्यमुत्र शुंग वंश के टाइम पे 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। योग गुरु पतंजलि, ये गुरु थे पुष्यमुत्र के शुंग वंश में, और पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और योग और दर्शन की रचना की थी। योग एवं दर्शन, जो योग एवं दर्शन के संस्थापक हैं वो गुरु पतंजलि को माना जाता है उनको। और जो आयुर्वेद के हैं, चरक संहिता, जो इनके चरक हैं, और उन्होंने चरक संहिता में इसका उल्लेख किया आयुर्वेद का, जिसमें कि मुख्यतः काय चिकित्सा या रोग विज्ञान और रोगों का निदान का वर्णन है। उसके बाद जो सुश्रुत हैं, उन्होंने सर्जरी के बारे में लिखा है। जो विभिन्न प्रकार की सर्जरी होती हैं उसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। उसके बाद एक जाति आती है शक। इन्होंने मुख्यतः शासन किया था कुछ समय तक। शक तो ये एक सीरियादाई एक जाति थी। शीर दरिया एक जाति थी, ये कोई वाहन या वंश नहीं था।
एक जाति थी शीर दर्या, और इन्होंने तक्षशिला पर महाराष्ट्र में जो सातकर्णी प्रथम था उनके साथ युद्ध हुआ, और महाराष्ट्र के कुछ भाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर शासन करने लगे। ये एक शीर दर्या नाम की एक जाति थी जो मुख्यतः जो शीर दर्या के उत्तर में रहते थे। उसके बाद इन्होंने मथुरा में आ गए। मथुरा के बाद इन्होंने मालवा चले गए। मथुरा में इनका युद्ध हुआ सातकर्णी द्वितीय से, और ये वहाँ से मालवा चले गए। उनके बाद आता कुषाण। कुषाण जो थे एक यूची जाति के लोग थे जो कि एशिया के थे। ये एशिया की एक जाति थे यूची जाति के लोग थे जिनको कुषाण कहते थे। कुषाण का जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है कुषाण वंश में वो राजा कनिष्क का मिलता है। कुषाण वंश में एक राजा हुए राजा कनिष्क। इन्होंने ये लगभग 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। जो शक संवत चलाया 78 ईस्वी में वो राजा कनिष्क का ही देन है। कुषाण वंश के राजा थे जो कि एक एशियाई की एक यूची जाति के लोग थे, और इसमें कनिष्क का वर्णन मिलता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व लगभग ईसा मसीह के 78 साल बाद एक संवत निकाला जिसको शक संवत के नाम से जानते हैं। और राजा कनिष्क के टाइम पे जो है जो सिक्के चलते थे वो मुख्यतः उन सिक्कों पर शिव की आकृति होती थी, स्कंद की या भगवान विष्णु की आकृति होती थी। शिव, स्कंद या विष्णु इनकी आकृति होती थी सिक्कों पर। और जो इस समय मौर्योत्तर काल में जो व्यापार होता था वो सबसे पहले हिप्पालस थे। ये इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। पश्चिमी एशिया से भारत आने के लिए मानसूनी समुद्री मार्ग लगभग 45 ईस्वी में हिप्पालस थे पश्चिमी एशिया से भारत आने के लिए। पश्चिमी एशिया से भारत आने के लिए एक मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज की थी हिप्पालस में लगभग 45 ईस्वी में। ईसा मसीह के जन्म के 45 वर्ष बाद 45, अब ईसा पूर्व नहीं बल्कि ईस्वी में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये ईसा मसीह के जन्म के 45 साल बाद हिप्पालस ने पश्चिम एशिया से भारत आने के लिए एक मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज की, जहाँ से ये मुख्यतः व्यापार करते थे। जो व्यापार होता था वो भारत और रोम का सबसे अधिक व्यापार के उल्लेख मिलते हैं भारत के साथ रोम के। भारत और रोम इन दोनों के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे, और मुख्यतः जो व्यापार होता था वो काली मिर्च का होता था रोम को भारत से। काली मिर्च का दूसरा नाम जो उल्लेख में मिलता है वो हमें यवन प्रिय, इस नाम से भी जानते हैं काली मिर्च को, यवन प्रिय, जो रोम में यूज किया जाता है। और मुख्यतः काली मिर्च का जो व्यापार होता था वो रोम को होता था। उसके अलावा सूती वस्त्र का व्यापार होता था, और रेशम मार्ग क्या था, एक समुद्री मार्ग थे जिसके द्वारा ये व्यापार करते थे रोम को और पश्चिम एशियाई देशों में। उसके बाद जो आंध्र क्षेत्र था, भारत में जो आंध्र क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश शायद, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात के कारखाने जो सबसे पहले शुरू हुए, यहाँ पे करीमनगर और नालगोंडा, ये दो जगह हैं जहाँ पर सबसे पहले लोहा इस्पात के कारखाने शुरू हुए। लोहा इस्पात के कारखाने शुरू हुए और यहाँ से तलवारें और लोहे के हल इत्यादि बनने शुरू हुए। लोहे का प्रयोग मुख्यतः होने लगा। व्यापार और पक्की ईंटों का प्रयोग वो भी मौर्योत्तर काल की देन है। जो पक्की ईंटें होती हैं, फर्श के लिए जो टाइलें यूज की जाती हैं, वो सब
मौर्योत्तर काल की देन है, इसलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक विकास हुआ था इस समय। सबसे ज़्यादा व्यापार में विकास हुआ, नई नई खोजें हुई, कृषि की नई उपयोगी हुई, चावल लगाने की पद्धति अर्थात धान रोपने की पद्धति का प्रयोग इस समय शुरू हुआ, और फर्श लगाने के लिए टाइल्स का प्रयोग शुरू हुआ। ज्योतिष शास्त्र का यहाँ पे प्रयोग हो गया था। कैलेंडर छप चुके थे, दिन को 7 दिनों में बांट दिया गया था, 12 राशियाँ आ गई थीं, और सिक्कों पर एक और आकृति छापनी शुरू कर दी थी, जिससे सांचों का प्रयोग मुख्यतः यूनानी के दिन है। तो इसलिए इस काल को जो है स्वर्ण युग, ये स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो ब्याज की दर थी, यहाँ पे जो ब्याज लगता था राजाओं का, मुख्यतः 1 से 1/4 दर यहाँ पे ब्याज की ली जाती थी। जो व्यापार होता था उस पर जो पैसे दिए जाते थे या मुद्रा का जो चलन होता था उस पर जो ब्याज लगता था 1 से 1/4 दर की से जो ब्याज लिया जाता था उस समय। उसके बाद जो मनुस्मृति है, यहाँ से सामाजिक स्थिति की बात करते हैं हम लोग। मौर्योत्तर काल में जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी? सामाजिक स्थिति का जो मुख्यतः वर्णन मिलता है वो मनुस्मृति। एक ब्राह्मण थे, उनकी लिखित है मनुस्मृति या मनु संहिता। इसमें यहाँ की स्थिति का वर्णन मिलता है। जो यूरोप से जो लोग आए थे, जो यूरोप से आए थे, पश्चिम एशिया से आए थे, तो मनुस्मृति में लिखा जाता है कि जो लोग विदेश से आए थे उनका लोप हो गया और वो भारतीय कहलाने लगे। जो विदेश से लोग आए थे, यूरोप से, पश्चिम एशिया से, अफ्रीका से, वो भारत में आके बस गए और उन्होंने भारतीय होने का दावा किया। अब वो भारतीय होने लगे, भारतीय कहलाने लगे। सभी लोग भारत में निवास करने लगे और सभी क्या कहलाने लगे? भारतीय। कोई यूरोपीय नहीं रहा, कोई अफ्रीका नहीं रहा, कोई एशिया वाला नहीं रहा, सबको भारतीय का दर्जा दिया गया और सब भारतीय बन गए। उसके बाद एक शैली आती है जो जहाँ का सबसे अधिक विकास हुआ, गांधार शैली। गांधार और मथुरा शैली का जो सबसे अधिक विकास हुआ वो इसी मौर्योत्तर काल में हुआ। गांधार और मथुरा शैली। इस शैली के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाते थे, भगवान बुद्ध की और महावीर स्वामी की जो प्रतिमाएं बनती थी कांसे की या लोहे की, वो गांधार शैली या मथुरा शैली के अंतर्गत बनाते थे। अर्थात जो मूर्ति पूजन हुआ वो भी शुरू हो चुका था। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी, भगवान स्वामी की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, और मूर्ति पूजा का जो उद्भव हुआ वो इस समय हुआ, जिससे कि सांचों का सबसे प्रयोग, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने में भी सांचों का प्रयोग हुआ, और गांधार शैली और मथुरा शैली का प्रयोग ये लोग मूर्तियाँ बनाने में करते थे। उसके बाद जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाते थे उसमें ये विभिन्न उनकी मुद्राओं को दर्शाते थे, जैसे कि धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा इत्यादि मुद्राओं को अपनाकर इन्होंने मूर्ति बनानी शुरू करी और मूर्ति पूजा का शुरू हो गया। उसके बाद जो गार्गी संहिता और चरक और सुश्रुत संहिता की बात करते हैं तो उसमें आयुर्वेद का विकास हुआ, सर्जरी का विकास हुआ, और काय चिकित्सा रोगों के, नए नए रोगों के जो निदान होने शुरू हो गए, उपाय खोजना शुरू कर दिया। इसी कारण जो सबसे अधिक विकास हुआ भारत में शैली का वो मौर्योत्तर काल में हुआ और मौर्य साम्राज्य में हुआ। मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल को इसलिए ही हम स्वर्ण के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे अधिक विकास, सबसे ज़्यादा व्यापार होना शुरू हुआ, विदेशों के लिए व्यापार जाने लगा। काली मिर्च का व्यापार सबसे अधिक होता था रोम के लिए। उसके बाद लोहा इसका व्यापार होना शुरू हुआ। लोहा इस्पात के 2 कारखाने जो आंध्र क्षेत्र में करीमनगर और नागकोंडा में स्थापित हुए। उसके बाद सूती वस्त्र का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ पे एक जो वस्त्रों में बात करते हैं, वस्त्रों में जो पगड़ी, पैंट और जूते, जो जूते बने होते थे वो मुख्यतः चमड़े के बने होते थे, और जो सेना होती थी, सेना जो इन जूतों का उपयोग करती थी, ये सारी चीज़ें यूनानियों की देन है और मौर्योत्तर काल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ वेदाश्री लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।